इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, कि क्या आपको लगता है कि नरेटर को ये आशा थी कि वो अपनी दादी को रोती हुई अवस्था में देखेगी व्हेन, जब शी रिटर्न टू विलेज, जब वो गांव वापस आएगी। इफ़ यस वाई, कि अगर आपका जवाब है हाँ तो क्यों, अगर आपका जवाब है नहीं इफ़ नो देन वाई नॉट, तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, द नरेटर नेवर एक्सपेक्टेड, कि नरेटर ने कभी भी यह आशा नहीं जताई थी, यानी कि जो इस कहानी की जो नरेटर, जो उनकी जो पोती है, जो छोटी बच्ची, उसने कभी भी नहीं सोचा था टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, की उनकी दादी की आंखों में आंसू, यानी कि उनकी दादी को रोने के लिए कभी भी उन्होंने आशा नहीं की थी। व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, की जब वो वहाँ पर गाँव में वापस आई। द नरेटर इज़ हर ग्रैंड डॉटर, की जो नरेटर है यानी कि जो कहानी की जो नरेटर है वो उनकी पोती है। एंड और शी हर सेल्फ सेज, कि वो खुद ही इस बात को बताती है कि आई वॉज सरप्राइज्ड, कि मुझे बड़ी हैरानी हुई, फॉर, क्योंकि आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि मैंने कभी भी उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा। इवन यहाँ तक कि इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में भी मैंने उनको रोते हुए कभी नहीं देखा। इट शोज़ क्लियरली, यानी कि इस हिसाब से पता चलता है दैट की द ग्रैंड मदर इज़ नोन, की जो दादी है वो पहचानी जाती है, उनको जाना जाता है फॉर हर स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी, उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के लिए, यानी कि उनकी मजबूत मनोस्थिति के लिए, एंड स्ट्रेंथ, और उनकी ताकत के लिए। शी इज़ द वुमन, यह वो औरत है हु हैज़ फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन हर लाइफ, कि दादी वह औरत है जो कि अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर चुकी है, एंड चैलेंजेस, और चुनौतियों का सामना कर चुकी है, विदाउट ब्रेकिंग डाउन, बिना ब्रेकिंग हुए, यानी कि बिना टूटे, यानी कि उसने कभी भी साहस नहीं खोया। यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है साहस खो देना, यानी कि बिना साहस खोए बड़ी मजबूती से उन्होंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द नरेटर हैड गॉन टू अ नेबर विलेज फॉर अ वेडिंग, और जो नरेटर है वो पास ही के किसी गांव में एक शादी के लिए गई थी 1 सप्ताह के लिए। एंड हैड नो कनेक्शन विद होम फॉर 7 days, और 7 दिन के लिए उनके घर से कोई भी कनेक्शन नहीं था, यानी कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। द साइट ऑफ टीयर्स इन हर ग्रैंड मदर्स आइज, की जब उसने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे, वाज फुली अनएक्सपेक्टेड, इस चीज़ की बिल्कुल भी आशा नहीं की जा सकती थी, एंड शॉकिंग फॉर हर, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू रीड, टू लर्न एंड राइट, कि जो ये नरेटर यानी कि जो एक छोटी बच्ची है वह किस प्रकार से सहायता कर पाई अपनी दादी की, टू फुलफिल हर डिज़ायर, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। इच्छा कौन सी थी? टू लर्न, यह सीखना, क्या सीखना? टू रीड एंड राइट, यानी कि पढ़ना व लिखना सीखने की जो उनकी इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा किस तरीके से जो छोटे बच्चे उसने पूरा किया, किस तरीके से वो पूरा कर पाई। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द नरेटर यानी कि ग्रैंड मदर्स ग्रैंड डॉटर, यानी कि जो दादी की जो पोती है, जो नरेटर है इस कहानी की, माइट हेल्प हर ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी की सहायता कर पाई, फुलफिल हर डिज़ायर, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, बाय टीचिंग हर, उनको सिखा करके, क्या क्या सिखा करके, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्नड़ अल्फ़ाबेट, की जो कन्नड़ भाषा की जो वर्णमाला है उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आधारित जो जानकारी उनको सिखा करके उनके सपने को पूरा कर पाई। इन द स्टार्टिंग, शुरू में तो शी को टीच हर सिंपल लेटर्स वर्ड्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज, कि शुरू में तो जो नरेटर यानी कि जो पोती वो अपनी दादी को साधारण जो अक्षर है वो सिखा पाई, फिर शब्द सिखा पाई कन्नड़ भाषा के। देन फिर उसके बाद गो फॉर स्मॉल सेंटेंस, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे वाक्य सिखा पाई। देन फिर उसके बाद लॉन्गर वन, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े वाक्य को सिखाने की कोशिश की। देयर वर मैनी आइडियाज़, बहुत सारे तरीके थे शी कुड अप्लाई, जो कि वो अप्लाई कर सकती थी टू टीच हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को पढ़ाने के लिए। लाइक जैसे शोइंग पिक्चर्स, की तस्वीरें दिखा करके पढ़ाना, विद देयर डिटेल, जिसमें उनकी डिटेल यानी कि उनकी पूरी जानकारी लिखी हो इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में। गिविंग हर स्मॉल टास्क, उनको छोटा छोटा कार्य दे करके, एज जैसे होमवर्क, जैसे कि गृह कार्य है। मेकिंग हर रिपीट द चैप्टर्स, और जो भी चैप्टर वो पढ़ाते थे उनसे बार बार बुलवा करके, रिपीट करवा करके। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओवर एंड ओवर अगेन, की जो मुख्य पॉइंट्स थे उनको बार बार उनसे दोहरवा करके, उनसे बुलवा करके उनको पढ़ाया जा सकता था। एंड
डूइंग सो मच प्रैक्टिस ऑफ एवरीथिंग, और जो भी कुछ वो पढ़ाती थी उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा कर। द नरेटर टोट हर ग्रैंड मदर, की जो नरेटर है यानी कि जो छोटी बच्ची उसने अपनी दादी को पढ़ाया। वाइल, जबकि ग्रैंड मदर वॉज इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट स्टोरी, जबकि जो दादी थी वो भावनात्मक तरीके से उस कहानी से जुड़ी हुई थी जो कि काशी यात्रा की कहानी थी। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इंकरेजमेंट यानी कि जो हिम्मत होती है, डिसकनेक्टेड और जो दूरी होती है, एंड फुल कंसंट्रेशन और जो पूरा ध्यान होता है, वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टूल होते हैं विद द एकेडमिक टीचिंग। जो अकादमिक जो टीचिंग होती है, जो कि पढ़ाई लिखाई होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। द नरेटर टोट हर ग्रैंड मदर, के नरेटर ने अपनी दादी को पढ़ाया। वाइल, जबकि द ग्रैंड मदर वॉज इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट स्टोरी, जबकि जो दादी थी वह जो कहानी थी, जो कि काशी यात्रा की जो कहानी थी, उसमें भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इंकरेजमेंट यानी कि जो साहस होता है, डिसकनेक्टेड और जो दूरी होती है, एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन और जो पूरा ध्यान होता है, वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके होते हैं विद एकेडमिक टीचिंग, जो कि अकादमिक जो पढ़ाई लिखाई होती है उस चीज़ के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी समझ को चेक करने के लिए, जिसमें आपसे कुछ बातें पूछी गई। यहाँ पर ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ये बताना है कि जो नीचे निम्नलिखित जो बातें लिखी गई हैं वो सच हैं या झूठ हैं। शेयर योर आंसर, फिर आपको अपने आंसर को शेयर करना है विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने सहपाठियों के साथ और अपने टीचर के साथ। तो जो इसमें पहला पॉइंट है, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि दादी माँ अपने आप में स्वतंत्रता लाने के लिए कन्नड़ भाषा सीखना चाहती थी। तो क्या बात सही है? अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो आप इस बात को इजीली बता सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दादी माँ चाहती थी कि वो भी पढ़ना सीखे। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है कि द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे, यानी कि दादी माँ ने गाँव में किसी से कहा कि वो उनके लिए काशी यात्रा पढ़ करके सुनाए, जब वाइल का यहाँ पर है जब द नरेटर वाज अवे, जब उनकी पोती उनके साथ नहीं थी। तो क्या ये बात सही है? तो इस स्टोरी में बताया गया कि जब वो पोती किसी शादी में चली गई थी 1 सप्ताह के लिए, तो वहाँ पर दादी को अपने गांव में किसी से भी पूछने में बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि कोई उनके लिए काशी यात्रा पढ़ करके सुना दे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ये फॉल्स। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर, कि जो नरेटर है वह दादी माँ की पहली अध्यापिका थी, एंड टोट हर हाउ टू रीड कन्नड़, और उनको कन्नड़ कैसे पढ़े ये उनको सिखाया, यानी कि उनको कन्नड़ पढ़ना सिखाया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है कि द ग्रैंड मदर बिलीव्ड, यानी कि दादी माँ को यह विश्वास था, दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, कि कुछ भी सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दादी माँ 62 साल की उम्र में भी कन्नड़ सीखना चाहती थी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि दादी माँ टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज ए टीचर। इसमें लिखा है कि द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फीट, की दादी माँ ने नरेटर के पैरों को छुआ, यानी कि अपनी पोती के पैरों को छुआ, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एक सम्मान के रूप में, फॉर हर एज ए टीचर, कि वो जैसे उनकी टीचर है उस रूप में उनके पैर को छुआ। तो क्या ये बात सही? ये बात बिल्कुल सही है कि जब पोती ने अपनी दादी को पढ़ना सिखा दिया था, तो दशहरे वाले दिन पूजा के स्थान पर दादी अपने पोते को बुलाती है और झुक कर के उसके पैर को छूती है। वो कहती है कि मैं इस समय अपने पोती के पैर नहीं बल्कि अपने टीचर के, यानी कि अध्यापक के पैर छू रही हूँ, कि जिसने मुझे पढ़ना सिखाया। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, जिसमें लिखा है कि द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड, यानी कि दादी माँ को जब वो पढ़ा रही थी तो दादी माँ को जब पढ़ना आ गया था, तो क्या इस बात से नरेटर निराश हो गई थी? तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि वो खुद चाहती थी उसकी दादी को पढ़ना लिखना आए। इसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में पूछा गया, यानी कि यहाँ पर आपको चैप्टर से संबंधित कुछ बात आपके सामने आएगी, तो फिर उससे संबंधित आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि जो एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उनका जवाब देना है। तो इसमें लिखा हुआ है
जो कि चैप्टर से लिया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, यानी कि अब यहाँ पर वो वाला जो सिचुएशन है, यानी कि जब जो नरेटर है शादी से जब वापस अपने घर पर गांव में आती है, तो वो कहती है कि जब मैं गांव में वापस आए, व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने अपनी दादी माँ को रोते हुए देखा, यानी कि रोते हुए पाया। आई वॉज सरप्राइज, मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई, फॉर क्योंकि आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, की मतलब मैंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि खराब से खराब परिस्थितियों में भी उनको रोते हुए नहीं देखा। What had happened? I was worried. मैंने चिंता जताते हुए उनसे पूछा कि क्या हुआ। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, कि मैंने अपनी दादी को कहा कि अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा, कि मैं उनको अव्वा कह करके पुकारा करते थे, विच मीन जिसका अर्थ है कि मदर, यानी कि जिसका अर्थ है माँ। इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका, यानी कि उत्तरी कर्नाटका में बोली जाने वाली जो कन्नड़ भाषा है उस भाषा में जिसका मतलब है कि मदर। तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि अव्वा क्या तुम ठीक हो। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि शी नोडेड बट नॉट रिप्लाई, यानी कि उन्होंने सिर हिलाया बट कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसके बारे में मैं भूल गई। इन द नाइट, और रात के समय, आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, कि हम अपने घर के खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, यह गर्मी वाली रात थी, यानी कि गर्मी का मौसम था। एंड देर वॉज अ फुल मून, और उस रात पूरा चांद निकला होता, यानी कि चांदनी रात थी। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा छत पर आए और मेरे पास ही बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। तो इतना सब पढ़ने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपके सामने एक सेंटेंस आएगा जिसमें एक जगह खाली होगी और उसमें आपको एक जो उपयुक्त जो वर्ड है उसमें आपको फिल करना होगा। तो इसमें लिखा है कि द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इसमें बताया गया है कि मैंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि खराब से खराब परिस्थितियों में भी उनको रोते हुए नहीं देखा। टेल्स अस, इस बात से हमें पता चलता है दैट द ग्रैंड मदर वॉज, कि दादी माँ। अब आपको आगे इनमें से कोई ऑप्शन ढूंढना है, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी कि पक्के इरादे वाली महिला थी। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो नीचे निम्नलिखित है आपको उनको पूरा करना है विद द करेक्ट ऑप्शन, जो एकदम उपयुक्त जो विकल्प है उसके साथ, फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें से एक सटीक एकदम उपयुक्त वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या गया है। इसमें लिखा है कि ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई, कि दादी माँ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। व्हेन द नरेटर आस्क्ड, कि जब नरेटर ने पूछा इफ शी वाज ऑलराइट, क्या वो ठीक हैं। बिकॉज, क्योंकि शी माइट हैव बीन टू, क्योंकि वो हो सकती थी, यानी कि उस सिचुएशन में, उस हालात में कि जब वो दादी माँ रो रही थी और नरेटर ने उनसे पूछा कि दादी माँ सब कुछ ठीक है क्या, तो दादी माँ ने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पर दादी माँ क्या हो सकती थी, तो यहाँ पर क्या है कि इमोशनल या फिर टायर्ड, कि दादी माँ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पर क्या दादी माँ थकी हो सकती थी या फिर दादी माँ भावुक हो सकती थी। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब है भावुक, क्योंकि जो दादी माँ है वो नहीं पढ़ पा रही थी, इस वजह से वो काफ़ी दुखी थी, क्योंकि नरेटर के दूर जाने की वजह से उनको पढ़ाई लिखाई का महत्व और भी ज़्यादा महसूस हुआ और वह काशी यात्रा के सारे एपिसोड्स को मिस कर चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। पॉइंट नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो दिया गया जो आपके सामने एग्जाम्पल जो उदाहरण है उसमें से आपको एक क्लू को ढूंढना है दैट इंडिकेट्स, जिस क्लू से हमें पता चलता है अ रूरल सेटिंग अ ट्रेडिशनल कस्टम, यानी जो ग्रामीण में जो परंपराएं चली आ रही हैं वो किस तरीके से सेट की गई, किस तरीके से बनाई गई हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द क्लू फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स, यानी कि जो क्लू हमें इस उदाहरण से मिलता है उससे हमें पता चलता है दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो परंपरा है जिसके अंदर एक रीति रिवाज को फिक्स किया गया है, सेट किया गया है। वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस, कि हम खुली छत पर सो रहे थे, ऑफ आवर हाउस, अपने घर की, ऑन आ समर नाइट, यानी कि गर्मियों की रात में।
तो इससे पता चलता है कि गांव में आमतौर पर ये एक परंपरा बनाई गई है कि जब गर्मियों की रात वगैरह होती है, यानी कि गर्मियों के मौसम जो होते हैं उनमें रात के समय पर वो छत पर सोते हैं। दिस सजेस्ट, इससे हमें ये सुझाव मिलता है, आ विलेज होम विद ओपन टेरेस टू स्लीप इन समर इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। सजेस्ट अ विलेज होम विद ओपन टेरेस टू स्लीप इन समर इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इससे हमें बात समझ में आती है कि जो गर्मियों की रात होती है गांव में अक्सर लोग अपने घरों की छत पर सोते हैं, ये एक प्रकार की परंपरा है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस उदाहरण की कौन सी जो पंक्तियां हैं इस्टेब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर की, उनमें से कौन सी पंक्ति से पता चलता है कि वहाँ पर एक प्रकार का प्यार भरा माहौल है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द लाइन दैट इस्टेब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो दिया गया उदाहरण है उसमें से ये पंक्तियाँ जिससे कि हमें वहाँ पर एक प्यार भरा माहौल यानी कि वातावरण का पता चलता है, वो क्या है कि अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, कि अवा आई और मेरे पास में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फॉरहेड, उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। दीज शो, यानी कि इन पंक्तियों से पता चलता है दैट द वार्मथ लव एंड जेंटल केयर ऑफ द ग्रैंड मदर टूवर्ड्स हर नरेटर, यानी कि इसे पता चलता है कि दादी माँ का प्यार भरा जो टच है और उनका जो स्नेह है, जो उनकी परवाह है अपनी पोती के लिए, वो बहुत ही प्यारी है। क्रिएटिंग अ सॉफ्ट इमोशनल एटमॉस्फेयर, जिससे कि एक प्यार भरा भावुक वातावरण बन जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कि जो 4 बातें आपके सामने यहाँ पर निम्नलिखित लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी बात इज़ नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस दिए हुए उदाहरण में किस बात पर जोर नहीं दिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं ये 4 बातें कौन कौन से, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी वो बात है जिन पर इस जो उदाहरण आपके सामने लिखा है उसमें किस बात पर जोर नहीं दिया गया। पहला है कि द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर, यानी कि जो भावुक होकर के जो दादी माँ के मन में जो उथल पुथल मच रही थी, क्या इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। पॉइंट नंबर बी, द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड द हर ग्रैंडमदर, कि दादी और पोते के बीच में जो स्नेहपूर्ण जो रिश्ता है, जो बंधन है, क्या उस पर जोर नहीं दिया गया है। पॉइंट नंबर सी, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, कि जो ग्रैंड मदर का जो पछतावा है कि उनके पास जो शिक्षा की जो कमी है, क्या इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। या फिर पॉइंट नंबर डी है जिसमें लिखा हुआ है कि द नरेटर कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, की जो दिया गया उदाहरण है क्या उसमें जो नरेटर है उसकी चिंता दादी माँ के लिए दिखाई गई है, क्या इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। तो इसमें हमारे पास जो जवाब है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कि जो 4 बातें आपके सामने लिखी हुई है, इज़ नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कि उनमें से कौन सी बात है जिसके ऊपर जोर नहीं दिया गया है। तो अगर हम पहले पॉइंट को देखते हैं तो पहले पॉइंट पर भी जोर दिया गया, तो हम इसको भी हटा देते हैं। दूसरे पर भी जोर दिया गया है, इसको भी हटा देते हैं। एंड तीसरी बात पर भी जोर दिया गया है। लेकिन जो चौथी बात है कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो नरेटर वो तो सो रही थी, सिर्फ दादी माँ वहाँ पर आए उनके पास बैठ गई। तो इसमें यहाँ पर इस दिए हुए उदाहरण में ये पता नहीं चलता है कि जो नरेटर की जो चिंता अपनी दादी के लिए क्या है, वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता इस उदाहरण में। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2 जिसमें एक पैसेज और भी है जो कि आपके इसी चैप्टर से लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं हम उनके आंसर देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कि यहाँ पर दादी अपनी पोते से बोलती है, नरेटर से बोलती है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं कल से ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट को सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कि जो ये मेरे सीखने की प्रक्रिया है, मैं इसमें एक समय सीमा भी रखूँगी जो कि सरस्वती पूजा होगी, जो कि दशहरा का जो त्यौहार आएगा उस तक। यानी कि दादी माँ कहती है कि मैं दशहरे का जो त्यौहार आएगा उसमें जो सरस्वती पूजा रखूँगी वो एक प्रकार की समय सीमा होगी, मैं जब तक पूरी तरीके से सीखना चाहती हूँ। आगे इसमें लिखा है कि दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, कि उस दिन मुझे इतना काबिल हो जाना चाहिए, इतना योग्य हो जाना चाहिए कि मैं एक नॉवल को खुद से पढ़ सकूं। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहती हूँ, यानी कि मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ। यानी कि दादी कहना चाहती है कि मैं पढ़ने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं रहना चाहती। आगे इसमें लिखा है कि आई सो द डिटर्मिनेशन ऑफ हर फेस येट आई लव्ड एट हर, कि हालांकि मैं उनकी ये बात सुनकर के उन पर हंस पड़ी, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर एक प्रकार का दृढ़ निश्चय देखा। यहाँ पर अभी जो नरेटर है वो बताती है,
आगे इसमें लिखा है कि अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, कि अम्मा कि 62 साल की उम्र में तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया जाता है। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे तो सारे बाल ही सफ़ेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, और तुम चश्मा भी पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम सारे दिन रसोई में बहुत सारा काम भी करती हो। चाइल्डिशली, बचकानी बातें करते हुए, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, कि मैंने अपनी बूढ़ी दादी माँ का मजाक उड़ाया। बट लेकिन सी जस्ट स्माइल, लेकिन मेरी बात सुन करके वो सिर्फ मुस्कुराई। और आगे फिर दादी माँ बोलती है कि फॉर ए गुड काउज, की किसी अच्छे कारण के लिए, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, कि अगर आप पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी है किसी अच्छे कार्य के लिए, अच्छी वजह के लिए, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि तुम किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं बाकी किसी अन्य व्यक्ति से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट मैं इसको करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, क्योंकि सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं होती। तो जो ये उदाहरण हमने पढ़ा है कि इसमें जो दादी और पोती बातें करती है, पोती ने अपनी दादी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दादी 62 साल की उम्र में तुम कन्नड़ भाषा सीखना चाहती हो, तुम्हारे तो बाल भी सफ़ेद है, तुम्हारे हाथ में झुर्रियाँ पड़ी हुई और तुम चश्मा भी पहनती हो, और साथ साथ तुम किचन में काम भी करती हो। तो उसके बाद दादी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए पूर्ण रूप से निश्चयी हैं, निश्चित रूप से आपने एक फैसला किया हुआ होता है, तो आप किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकते हो। मैं किसी और से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं इसको करूँगी, क्योंकि फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए कोई भी आयु की कोई सीमा नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, सब दादी ने कहा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है